शार्क सम्मेलन में शामिल होने के बाद देश लौटे गृह मंत्री राजनाथ सिंह राज्यसभा में आतंकवाद का मुद्दा उठाया और कहा कि अच्छे बुरे आतंकवाद में फर्क नहीं किया जा सकता। राजनाथ ने पाकिस्तान की धरती पर कहा कि कोई भी देश आतंकवाद का समर्थन दे और आतंकवाद का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। आतंकवाद के मुद्दे पर जोर शोर से उठाते हुए राजनाथ ने कहा, मैंने शार्क सम्मेलन में कहा कि आतंकी शहीद नहीं हो सकता, आतंक को बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई हो। आपको बता दें कि राजनाथ ने कल इस्लामाबाद में सार्क देशों के गृह मंत्री की बैठक में आतंक को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान को जमकर सुनाया, तो वहीं पाकिस्तान ने बदले में राजनाथ सिंह के साथ बेरुखी के साथ पेश किया। लेकिन इस बेरुखी के साथ नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की पाकिस्तान नीतियों पर सवाल उठा दिया है। गौरतलब है कि राजनाथ सिंह मेहमान बनकर पाकिस्तान ऐसे माहौल में गए थे जब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में 8 जुलाई को मारे गए आतंकी बुरहान वानी को शहीद साबित करने पर तुला हुआ है। भारत से बैर निकालने की होड़ में पाकिस्तान इतना नीचे गिर गया कि शिष्टाचार की सीमा ला दी, प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। सार्क देशों के गृह मंत्रियों के सम्मेलन में राजनाथ सिंह से पाकिस्तानी गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान ने कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई। चौधरी निसार को अंदाजा रहा होगा कि पाकिस्तान की जमीन पर आकर राजनाथ सिंह पाकिस्तान को ही सुनाने वाले हैं, और हुआ भी यही। राजनाथ ने पाकिस्तान को सुनाया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का महिमा मंडन नहीं किया जाना चाहिए और न ही किसी देश द्वारा इसे देशभक्ति से जोड़ा जाना चाहिए। एक देश का आतंकी दूसरे देश या किसी देश के शहीद या आजादी की लड़ाई लड़ने वाला नहीं हो सकता। राजनाथ के भाषण का वीडियो आप इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि पाकिस्तान ने प्रसारण नहीं होने दिया। हालांकि बाद में सफाई आई कि केवल मेजबान का भाषण दिखाते हैं। पाकिस्तान की हरकत यही नहीं रुकी। चौधरी निसार ने आतंकियों को आजादी का सिपाही कह दिया। पहले से तय था कि पाकिस्तान में औपचारिक बात नहीं होगी। फिर निसार के कहने पर राजनाथ लंच के लिए तैयार हो गए, लेकिन राजनाथ के आने से पहले ही मेजबान निसार खिसक लिए। मैं किस टेररिस्ट किसको कहता हूं, वो किसको टेररिस्ट कहते हैं? वो ऐसे लोगों को टेररिस्ट कहते हैं जो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, और वो आज़ादी की जंग मेरे कहने की या आपके कहने की या पाकिस्तान के कहने की नहीं बात नहीं है। जा रहा था, जब ब्रेक आई तो जब मैं जा रहा था तो मुझे पैगाम आया कि इंडियन मिनिस्टर ये पूछ रहे हैं कि आप लंच पे आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आप लंच पे आए तो मैं आऊँगा, अगर आप नहीं आए तो मैं नहीं आऊँगा। ये मुझे कन्वे हुआ, तो मैंने माजरत की कि मेरी एक और मीटिंग है, मैं लंच तो आज कर ही नहीं रहा। राजनाथ लंच में गए ही नहीं, होटल में लंच किया और फिर देश लौट आए। दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे पीएम मोदी से जाकर मिले। आज संसद में उन्होंने बयान दिया। इस बीच जो हुआ उसने विरोधियों को मोदी की पाकिस्तान नीतियों पर सवाल उठाने का मौका दे दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि पीएम ने कहा था कि लव लेटर नहीं चलेगा, ऐसे में पाकिस्तान से लव लेटर कब तक चलेगा? राजनाथ जिस सार्क सम्मेलन में गए थे उसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हिंदी में इसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन भी बोलते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान सदस्य देश है। 1985 से सारे देश सार्क के जरिए एक दूसरे के आर्थिक और आपसी सहयोग के लिए काम करते हैं। दिल्ली से आरती श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सावित्री नदी से 14 शव निकाले जा चुके हैं। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि अब तक 8 शव निकाले गए हैं और 42 लोग लापता हैं। रायगढ़ जिला रेसिडेंट डिप्टी कलेक्टर सतीश बगल ने कहा कि 14 शव आज मिले हैं। इसमें 3 महिलाएं और 11 पुरुषों के शव शामिल है। अधिकतर शव 15 किलोमीटर के दायरे में मिले हैं। कुछ शव 45 किलोमीटर दूर मिले। उन्होंने कहा कि हमने नदी के किनारे सभी गाँव को नदी में शव दिखाने पर प्रशासन को अलर्ट करने को कहा है। रायगढ़ जिला अतिरिक्त एसपी संजय पाटिल ने भी अब तक 14 शवों के मिलने की पुष्टि की है। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने शाम को कहा, मलाड त्रासदी में 8 शव मिले हैं और 42 लोग अभी तक लापता हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने त्रासदी में मारे गए लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए देने का फैसला किया है। सरकार ने घोषणा की है कि सार्वजनिक परिवहन के 2 बसों के
मृतक कर्मचारियों के परिजनों को या तो नौकरी दी जाएगी या 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। आपको बता दें कि मुंबई से करीब 170 किलोमीटर दूर मलाड के नजदीक मुंबई गोवा राजमार्ग पर मंगलवार को एक पुराने पुल के ध्वस्त हो जाने के बाद 2 बसें और कुछ अन्य वाहन नदी में पानी में बह गए थे। मंगलवार को भारी वर्षा हुई थी। स्थानीय मछुआरों के अलावा तटरक्षक बल, एनडीआरएफ, नौसेना के करीब 160 कर्मी करीब 20 नौकाओं की मदद से 2 बसों अन्य वाहनों को ढूंढने में जुटे हैं। स्थानीय प्रशासन से लापता हो गए लोगों के रिश्तेदारों के लिए हेल्प सेंटर भी स्थापित किया गया है। इससे पहले कल सुबह लापता बसों का पता लगाने के लिए क्रेन की मदद से 300 किलोग्राम का मैग्नेट पानी में उतारा गया। राज्य परिवहन निगम के हादसाग्रस्त बस में एक ड्राइवर गोरखनाथ मुंडे के बेटे दीपक मुंडे ने इस घटना पर गहरा दुख प्रकट किया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, सर्च स्टोरी। लखनऊ के बुलंदशहर गैंगरेप कांड को लेकर विपक्षी दलों के बीच आरोपों प्रत्यारोपों के बीच यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने पीड़ित मां बेटी के घावों पर मरहम लगाने की कोशिश की है। सीएम ने पीड़ित मां बेटी को गाजियाबाद में 2 फ्लैट और 6 लाख रुपए की मदद की है। इससे पहले सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पीड़ित परिवारों को उकसाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे मामले की सीबीआई जांच कराने को तैयार है। बीजेपी ने बहरहाल उनके आरोपों को खारिज करते हुए उसे पीड़ित परिवारों के जख्मों पर नमक बताया है। अखिलेश ने बीजेपी पर पीड़ित परिवार के लोगों को उकसाने का आरोप लगाते हुए कल कहा, घटना दुखद है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मगर सवाल यह है कि भाजपा और अन्य विपक्षी दल पीड़ितों को क्या समझा रहे हैं। राजनीतिक लाभ के लिए सीएम ने राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में संवाददाताओं से बातचीत में कहा, भाजपा और अन्य लोग पीड़ितों को बंद कमरे में क्या समझा रहे हैं, आप लोगों को इसे भी देखना चाहिए। वे पीड़ितों से क्या कह रहे हैं, क्या यह राजनीति नहीं है? उन्होंने कहा, यदि पीड़ित चाहे तो मैं सीबीआई जांच के लिए तैयार हूँ, मैं उनकी सहायता करना चाहता हूं। दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्र सचिव श्रीकांत शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने पीड़ित परिवारों को उकसाने का आरोप लगाने के लिए सीएम की आलोचना की और कहा कि वे पीड़ित परिवार के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। शर्मा ने दिल्ली में जारी एक बयान में कहा, आजम खान को बर्खास्त करने की जगह सीएम अखिलेश स्वयं इस मामले को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। यह तो पीड़ित परिवारों के घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। अखिलेश ने संवाददाताओं के सवालों के जवाब में कहा कि हम अदालत से आग्रह करेंगे कि वह इस मामले में तेजी से सुनवाई करके न्याय करें। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में हो, इसलिए वे बुलंदशहर जैसे संवेदनशील मामले में राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश ने 2 दिन पहले बरेली में एक शिक्षिका के साथ कथित बलात्कार के मामले को फर्जी पाए जाने का जिक्र करते हुए कहा, उनके पास विकास के मोर्चों पर कुछ कहने को नहीं है। उन्होंने बरेली मामले को भी तुल देने की कोशिश की। दूसरे राजनीतिक दल हैं, वो घटना पे लाभ लेना चाहते हैं। अगर कुछ सवाल हमसे पूछते हैं कि शर्मनाक घटना है, नैतिकता के आधार पर मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वो कमरे में बैठ करके जो पदों पर हैं, जिन्होंने शपथ ली है, वो कमरों में बैठ करके आखिरकार पीड़ित लोगों का क्या समझा रहे हैं, पीड़ित लोगों को क्या राय और सुझाव दे रहे हैं। लखनऊ से आनंद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में गुरुवार को छात्राओं ने हंगामा कर दिया। वे इंस्टीट्यूट की इस गाइडलाइन का विरोध कर रही हैं, जिसमें स्कर्ट और शॉर्ट्स पहनने पर रोक लगाई गई है। साथ ही छात्राएं हॉस्टल में रात 10 बजे के बाद भी एंट्री दिए जाने की मांग कर रही हैं। मैनेट की छात्राओं ने गुरुवार को कैंपस में मैनेजमेंट के खिलाफ खूब नारेबाजी की। छात्राएं हॉस्टल में शॉर्ट कपड़े पहनने पर लगाए प्रतिबंध से नाराज हैं। गौरतलब है कि मैनेट प्रबंधन ने परिसर, हॉस्टल और लॉबी छात्राओं के मिनी स्कर्ट और शॉर्ट्स पर पाबंदी लगा दी है। इतना ही नहीं, मैनेट छात्राओं का क्या कहना है और क्या नहीं, इसकी भी गाइडलाइन जारी कर दी है। छात्राओं का कहना है कि हॉस्टल घर की तरह होता है, जहां उन्हें कंफर्ट फील होना चाहिए। ऐसे में यह आदेश अव्यवहारिक है। अगर इस कथित फरमान को नहीं बदला गया तो वे महिला आयोग तक जाएंगी। वहीं प्रबंधन मर्यादा बनाए रखने के लिए लड़कियों द्वारा इस गाइडलाइन को फॉलो करना जरूरी बता रहा है। प्रबंधन का कहना है कि माहौल न बिगड़े, इसलिए यह नियम बनाया गया है।
उधर काउंसलिंग ऑफ वार्डन एमपी पाटीदार ने कहा कि छात्राओं की बात पर मैनेजमेंट विचार कर रहा है। इस लड़की की यह आखिरी फोटो मछली के साथ सेल्फी लेते हुए थी। छात्राओं के लिए कैंपस डाइनिंग एरिया और गर्ल्स हॉस्टल के ऑफिस में छोटे कपड़े पहनने पर पाबंदी लगाई गई है। इन जगहों पर छात्राओं के मिनी स्कर्ट आदि पहनकर आने पर मनाही है। इस बात पर सूत्री गाइडलाइन में से किसी भी एक ने उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और बगैर कोई नोटिस दिए हॉस्टल से निकाल दिया। छात्राएं रात 9:30 बजे के बाद हॉस्टल में एंट्री न देने का भी विरोध कर रही हैं। छात्राओं के मुताबिक वे कोचिंग जाती हैं तो आते आते 10 बज ही जाते हैं। ऐसे में यह आदेश उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है। हमारी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये है कि हमें 9:30 पे बोला जाता है कि 9:30 के बाद आप अंदर नहीं आ सकते। बहुत सारे लोग कोचिंग जाते हैं, उनकी कोचिंग ही 9:30 तक रहती है, उन लोग को आने में टाइम होता है। और अगर वो लोग पेरेंट्स से बात करवा देते हैं कि मैम हम लोग कोचिंग से आ रहे, तो भी वो पेरेंट्स से बात नहीं मानते हैं और हम लोग को लॉबी एरिया में सोना पड़ता है। अगर वो सभी को बोल रहे हैं तो बॉयज को भी बोलो कि बॉयज आप लोग भी मत जाओ, क्योंकि सभी के लिए बात करनी है ना। सिर्फ गर्ल्स को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, गर्ल्स के ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन लगा के उन्हें एकदम अच्छा नहीं कर सकता, हमें अंदर बंद नहीं किया जा सकता। ड्रेस कोड में ऐसा बोलते हैं कि आप शॉर्ट्स वगैरह नहीं पहन सकते, आप बाहर नहीं जा सकते, ये कोई इशू नहीं होता। हमारी प्रॉब्लम है, हमको जो पहनना है हम वो पहनेंगे ना। ड्रेस कोड तो वो है जो हम पहनते हैं, जो हमारा मन करता है, जिसपे हम कंफर्टेबल हैं। हम दूसरों की क्यों सुने? मतलब आप कह रहे हो शॉर्ट्स ना पहनो, अरे क्यों ना पहने? 21st सेंचुरी है, मॉडर्न है, हमें सबको अधिकार है जो हम चाहते हैं वो पहनने के लिए। और हम H7 में ना पहने, वो हमारा हॉस्टल है, हम वहाँ रहते हैं, वहाँ लड़कियों के सिवा और कौन रहता है? तो वहाँ पे आप शॉर्ट्स बंद करवा के क्या दिखाना चाहते हो? मतलब कौन सी सोच है ये हमारी? भोपाल से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। महोबा कस्बे के कई इलाकों में अश्लील और पायरेसी सीडीओं के बढ़ते कारोबार को रोकने के लिए पुलिस लगातार अपने मुखबिर लगाए हुए थी। आज जब कोतवाली पुलिस को इस बात की भनक लगी कि कस्बे के 2 सीडी दुकानदार अश्लील और नई फिल्मों की पायरेसी सीडी कैसेट बेच रहे हैं, जानकारी मिलते ही कोतवाली प्रभारी अनीता सिंह ने कोतवाली पुलिस के साथ संचालित प्रेम सीडी हाउस और प्राइवेट बस स्टैंड की आलोक रिकॉर्डिंग सेंटर में छापेमारी की। पुलिस ने इस छापेमारी में प्रेम सीडी हाउस से 1 सैकड़ा से अधिक अश्लील और पायरेसी सीडी बरामद की और 2 आरोपियों को भी हिरासत में लिया। कोतवाली प्रभारी ने मौके से 2 कंप्यूटर और 1 लैपटॉप भी जब्त किया है। सूचना पर सीओ सिटी धनंजय सिंह कुशवाहा भी पहुंच गए और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आज इंस्पेक्टर कोतवाली को गोपनीय सूचना मिली कि कुछ दुकान में जो है पोर्नोग्राफिक मटेरियल इत्यादि की बिक्री की जा रही है। तो इस सूचना पर उन्होंने छापेमारी कार्रवाई की और 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं और कुल 490 के आसपास सीडी पकड़ी गई है और इन पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। आपको बता दें कि पीड़ित दलित लड़की कक्षा 9वीं की छात्रा है। पीड़ित के पिता की मौत कुछ दिन पहले ही हो गई थी। पूरे परिवार को उसकी मां घरों में चौका बर्तन करके पालन पोषण करती है। पीड़ित नाबालिग को आरोपी लड़का शादी का झांसा देकर होटल में ले जाता है और नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। फिर लड़की के ऊपर दबाव बनाता है कि मेरे 4 दोस्तों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाओ, वरना मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा। लड़की ऐसा करने से मना करती है तो आरोपी ने लड़की का वीडियो वायरल कर दिया। सूबे में महिलाओं को लेकर अपराध पर कैसे काबू पाया जाए, यह कहना मुश्किल है। इसी आग में आगरा भी धधक रहा है। वहीं बलिया जनपद में नाबालिग लड़की का बयान सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। जिस लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ वो आज भी सहमी हुई है। वजह कि गरीब दलित परिवार की लड़की है और इसकी मां दूसरों के घर जाकर बर्तन और घर साफ कर अपने परिवार की जीविका चलाती है। जिस घर में पीड़िता की मां काम करती है उसी घर के लड़के ने ऐसी हरकत कर डाली। मैं एक लड़के से बात करती थी, उससे बात करते थे, वो मुझसे बोला शादी वादी का बात किया, सिर्फ झूठा झांसा दिया और वो मेरे को भागने के लिए बोला। हम उसके साथ भागे, भागकर उसकी मामी के यहाँ गाजीपुर गए, उसके यहाँ 2 दिन रहे। एक दिन बोलने बतियाने में निकल गया, दूसरा दिन जब खाना खाकर सोए तो खाना खाकर होश नहीं रहा। लड़का मेरे साथ गलत किया था
और वो वीडियो बनाया था। वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल कर रहा था और वो दूसरे लड़को अपने दोस्त के साथ बस जाने के लिए बोल रहा था। वो बस वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था, उड़ा नहीं रहा था। अच्छा क्या कहा? तो क्या कहा उसने? उसने बोला कि मेरे दोस्त के साथ नहीं जाओगी तो ये वीडियो वायरल कर लेंगे। तो आप उसके दोस्त के साथ गई? नहीं, हालत में थे। अब ये कौन किया है कौन नहीं किया हमको नहीं पता है। जिसके लड़के के साथ भागे थे वो वीडियो में नहीं है, वो दूसरा लड़का है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 15 साल है। किस क्लास में? 9th क्लास में। लड़के का कृष्णा यादव। कहाँ का रहने वाला है? माल गोदाम। माल गोदाम का। उसके पिता का नाम जानती है? नहीं, माँ का नाम जानते हैं। क्या नाम है? लक्ष्मी। क्या करती हैं वो? उनकी माँ धंधे वाली है। धंधा करती है उनकी माँ। किस तरीके का धंधा? गंदा करती है धंधा। लड़का भगा कर मेरे को लेकर गया था, क्या पता उसका यही विचार होगा धंधा कराने का, धंधा कमा कर मुझसे पैसा कमाने का, कुछ ऐसा ही उसका विचार होगा। इसलिए वो अपने दोस्त के साथ मुझे भेजना चाहता था। बस बेहोश की हालत में कोई लड़के के साथ, कौन लड़के के साथ करवाया हमको नहीं पता है। अच्छा, वीडियो जो देखा गया उसमें ये था कि आप कहीं ऐसा नहीं दिख रही हैं कि आपको कोई आप होशो हवास में दिख रही हैं, तो क्या कहना है इस पे आपका? नहीं, नशे के होशो हवास में रहते तो कुछ तो समझ में आता, होशो हवास में नहीं है। तो अभी आप क्या चाहती हैं कि क्या? हम लड़का को सजा दिलाना चाहते हैं। जब हम ऐसा किए नहीं है तो मेरे साथ गलत किया गया है। हमारे वजह से पूरी फैमिली प्रॉब्लम में है। हुआ है, दूसरी लड़कियों के साथ ना हो, इसके लिए आप किस तरह की सजा चाहते हैं? लड़के को फांसी की सजा मिलनी चाहिए ताकि वो दूसरा किसी लड़की का जिंदगी बर्बाद ना कर सके। अगर वो लड़का जिंदा रहा तो ये जो मेरे साथ किया वो किसी और के साथ भी कर सकता है। हम उसके मामी के घर पे गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी फैमिली सबके सब उसके साथ मिली हुई है। अच्छा, तो ये जो वीडियो बनाया गया ये मामी के घर का वीडियो है या कहीं और का है? उसके मामी के घर में ही हम खाना खाकर सोए थे और बेहोश हालत में वो कहीं क्या पता लेकर गया हो नहीं गया हो, इसके बाद से नहीं पता है। बाहर जाती हूँ तो सब लोग कमेंट करता है, हमारे वजह से हमारी पूरी फैमिली को सुनना पड़ता है। बस सरकार से यही दरख्वास्त है कि वो वीडियो को जल्द से जल्द इसको खत्म करवाए। सरकार लड़के को अगर सजा नहीं मिलेगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मामला मैंने हमने के मालूम न रहल है कि लड़की मैंने जैसे कि नाबालिग के बेवने चल जात रही है, एक जगह माजे के भेज देते रही है, अपने माजत रही है 2 जगह। और बाद लड़की माज के चलत जो घरे हम चले आते नहीं, कैसे कैसे वो लड़का फसला पमला के अपना साथ में ले गई बा तो कहाँ घुमैले बा, कहाँ नहीं घुमैले। गाजीपुर पता लागल गई तो गाजीपुर से हम ओकरा के पकड़ के लेके अइनी। ओकर माई फुसलावत रहे, कहे कि रहे हम कहन कि ना हमारी इज्जत जता काहे के रहेगी। ओकर माई उजे रहे। अभी कहाँ, अभी तो कहनी अब नाम लिखनी है, पढ़त रही 8 में पढ़त रही, अब नाम लिखनी है 9 में तो कांडिए हो गई तो बंद कर दी। पढ़ाई भी बंद हो गई। हाँ, 9 जाते अब से पढ़ जी खोजता से लड़की पढ़ खोजता एक जगह माज ला, वही जगह पैसा से तू उठा के बर्तन माजा पढ़ ला तो ये कुल कांड हो गई। कुल लोग वीडियो घुमाए लगल, कैसे घूमता, कैसे हमारा बेटी के फुसला पहला के ले जाके बनैले बड़ा सोनिका से बनैले। अब आप क्या चाहते हैं? अब हमारा एक आगे ना बता पाए कि हम क्या चाहते हैं। आप उस लड़के को सजा दिलवाना चाहते हैं? हाँ, तब लड़किया के सजाई दे के ओकर से पकवाई लोग कैसे बनौल काहे बनौल। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित नाबालिग को मेडिकल टेस्ट के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया, जिसके बाद नाबालिग द्वारा बताए गए सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक यहाँ पे वीडियो है जिसमें अश्लील वीडियो टाइप का बनाया गया है। इस संबंध में लड़की ने आज यहाँ पे आके अपनी माँ के साथ, भाई के साथ कंप्लेंट किया है कि यहीं का एक लड़का था जिसको बहला फुसला के ले गया और किसी स्थान पर जाकर इसका हम लोगों ने रेप किया। रेप करने के बाद इसका वीडियो अश्लील बना लिया और इसी पे धमका के और भी इसके साथ शारीरिक संबंध इसका स्थापित किए गए। लेकिन भय के कारण और डर के कारण या समझिए लाज लज्जा के कारण ये कभी कंप्लेंट करने अभी तक नहीं आई। लेकिन अभी जब कुछ दिनों पहले ये वीडियो यहाँ वायरल हुआ, तमाम लोगों को जब पता चला, जब उसको इस बात की जानकारी हुई कि लोगों ने इस तरह से दुष्कृत किया है और उसको पूरी समाज में उसकी बदनामी कर रहे हैं,
वो आज यहाँ पे आई है और उसने कंप्लेंट किया है। इसकी कंप्लेंट हमने जो है लिख ली है और जो भी अभियुक्त हैं उसकी गिरफ्तारी की हम लोग विषय देख रहे हैं। देखिए, पब्लिकली देखना तो अगर पब्लिकली कोई चीज़ पॉर्न वीडियो देखा है तो अपराध है, उसके अंदर कार्रवाई की जाती है। या कोई साइबर जो भी साइबर स्टेशंस हैं या साइबर कैफ़े हैं उनमें स्पष्ट रूप से है कि पॉर्न की चीज़ें वो बैन उनके यहाँ रहती है। वो लोग अपना ऐसा सिस्टम लगाते हैं कि इस तरह की उस पर इंटरनेट वो चीज़ें नहीं देखी जा सकती हैं। लेकिन फ्री इंटरनेट फ्री है और आजकल आप कम पैसे में इंटरनेट की सुविधा सभी के पास उपलब्ध है। और ये चीज़ें जब तक किसी मतलब कि नेशनल लेवल जब तक कोई ऐसी पॉलिसी डिसाइड नहीं होती कि यहाँ पे इस तरह के वीडियोस नहीं दिखाए जाएंगे या उनको बैन नहीं लगता है, तब तक मैं नहीं समझता कि ये चीज़ रुक सकती है। सर, ये लड़की की उम्र क्या होगी? और देखने से तो अभी लड़की नाबालिग प्रतीत हो रही है। जिस तरह से सर ये रेप किया गया है, क्या कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? नहीं, देखिए, जो जिस तरह से वीडियो सामने आया, निश्चित एक कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो वीडियो बना रहा होगा, ये स्पष्ट है। और बाकी इसमें लोग और भी तमाम लोग होंगे जो इसमें सहयोगी होंगे या और भी लोग इसमें शामिल होंगे। इसको इस वीडियो के माध्यम से जैसे उसने बताया कि उसको ब्लैकमेल करने का प्रयास किया, जिससे और इससे सारे संबंध आगे भी स्थापित। उत्तर प्रदेश बलिया से संजीव कुमार की रिपोर्ट। मऊ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के शहादतपुरा इलाके में स्थित साराहू पुलिस चौकी के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो बदमाशों ने एक महिला से 4 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। महिला स्टेट बैंक से निकलकर घर जा रही थी, तभी बदमाशों ने पीछे आकर पैसा छीन लिया। इस घटना से इलाके में सनसनी मच गई। वहीं बदमाशों की फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आनन फानन में महिला ने साराहू पुलिस चौकी पर शिकायत करने पहुंची तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। लगभग 3 घंटे के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई। आपको बता दें कि एक हफ्ते के भीतर साराहू पुलिस चौकी के अंतर्गत 2 लूट की घटनाएं हो चुकी हैं, फिर भी पुलिस मुंहदर्शक बनी हुई है। स्टेट बैंक से पैसा निकाल करके आ रही हैं, तब तक बाइक से रिक्शे वाले जो है इनका बैग छीन करके लेके भाग गए। प्रशासन के पास आई है, प्रशासन अभी इनका मदद कर नहीं रह पा रहा है, इसीलिए भी बैठी। कितना पैसा था? 4 लाख रुपए बता रहे हैं। 100 मीटर की दूरी है, बगल में पुलिस चौकी है। इसके बाद भी प्रशासन का कोई हिला हवाली हो रहा, अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बैंक से लगभग 12:30 बजे के आसपास 4 लाख रुपए निकाल के एक महिला और एक लड़का जा रहा था, तो रिक्शे में बैठ के उसी दौरान पीछे से 2 बाइक सवार आए और जो बैग था वो छीन के चले। पुलिस के द्वारा सीसीटीवी के साथ साथ अन्य जो भी साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं जल्दी बताओ क्या पहचान। उत्तर प्रदेश मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट। भाजपा से निष्कासित दयाशंकर सिंह की जमानत अर्जी आज हड़ताल के प्रस्ताव की वजह से नहीं हो पाई। बार एसोसिएशन की ओर से रिक्त जजों के पदों की भर्ती के लिए आज हड़ताल होने की वजह सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में प्रस्तुत की जा सकेगी जमानत अर्जी। यह जानकारी देते हुए दयाशंकर के अधिवक्ता दारोगा सिंह ने बताया कि आज प्रस्तावित हड़ताल के चलते जमानत अर्जी प्रस्तुत नहीं हो सकेगी, लिहाजा सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहाँ प्रस्तुत की जाएगी। दयाशंकर जी की जमानत तो आज नहीं हो पाएगी। तो कितने दिन तक कैसे? अब 1-2 दिन और लग सकता है, सोमवार मंगल तक जमानत हो जाएगी उनकी। मेरे यहाँ एक दरखास्त आई है परमिशन के लिए, उसमें यह बात लिखी गई है कि वो अधिवक्ता हैं और एक वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दी गई है, इसलिए उसको इनकार नहीं किया जा सकता कि वो अधिवक्ता नहीं है। लेकिन सब कुछ के बावजूद आज हम लोग न्यायिक कार्य से विरत हैं, इसलिए आज जमानत संभव नहीं है। इनकी जमानत, इनका जमानत प्रार्थना पत्र तो संभवतः सोमवार को आप लोग प्रस्तुत करेंगे? बिल्कुल, सोमवार को ही प्रस्तुत होगा। सोमवार की जमानत हो जाए, सोमवार की जमानत हो जाए। फाइन के ऊपर है 504, 509 IPC 3110 SC/ST एक्ट। भरोसा है आपको अपनी बिल्कुल हैसियत वकील की, उनकी जमानत आप करा लेंगे? बिल्कुल, नो ऑफेंस की केस है, SC/ST का कोई अपराध बनता नहीं है। अगर 161 का बयान और FIR का अगर अच्छा कोर्ट मान भी ले तो भी SC/ST का तो अपराध बनता नहीं, शेष सेक्शंस अवेलेबल है। हड़ताल में बसपा का गर्व मुझे, मैं बसपा कार्यकर्ता हूँ, बसपा का कार्यकर्ता होना तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। अधिवक्ता हूँ, ऐसे लोगों को छूटना नहीं चाहिए जिन लोगों ने एक निश्चित समुदाय को इंगित करके
बहन मायावती जी के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो अपने किसी भी व्यक्ति सम्मानित व्यक्ति नहीं करेगा। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। क्या लगता है उनको? एक तरफ उनको दयाशंकर सिंह को निकाला गया, दूसरी तरफ उनकी पार्टी के सारे दलगत कार्यकर्ता लोग यहाँ पर आकर के उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। का विरोध करूंगा, पुरजोर विरोध करूंगा। मैं वादी मुकदमा की तरफ से अधिवक्ता भी हूँ। उत्तर प्रदेश मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट।